अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूं अब्दुल हसीब। आज हम आगाज़ करेंगे दिन का बहुत खुशगवार बातों के साथ, सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स के साथ। याद रखें कि दिन वही अच्छा होता है जिसका आगाज़ मुस्कुराहट से हो। तो मुस्कुराएं और जुड़ जाएं हमारे साथ अगले 2 घंटे के लिए। बिल्कुल, अगले 2 घंटे में हम आपसे जो कुछ शेयर करने जा रहे हैं उसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की कुछ टॉप स्टोरीज़ होंगी, वो डिस्कशन में लाएंगे। साथ ही हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त फिटनेस ट्रेनर होंगे, तो उनसे हम फिटनेस से रिलेटेड, एक्सरसाइजेज से रिलेटेड बात करेंगे। तो आज की हम अच्छी बात से आगाज़ करेंगे। हसीब, कौन सी अच्छी बात बताने जा रहे हैं आज जी आप? बिल्कुल, हम अपनी रिवायत को कायम रखेंगे और अच्छी बात से शुरुआत करेंगे। आज की अच्छी बात थोड़ी सी मुख्तलिफ और दिलचस्प भी है। दूसरों की रहनुमाई है, दूसरों की मदद करना एक ना सिर्फ इंसानियत का फ़र्ज़ है बल्कि माशरे की तरक्की और हम आहंगी के लिए भी ज़रूरी अमल है। रफ्शीन, जब हम दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं या उनके फ़ैसलों में उनकी मदद करते हैं तो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी आसान होती है बल्कि हम खुद भी इल्म, तजुर्बा और इखलाकी मेयार के ज़रिए बेहतर इंसान बनने में कामयाब होते हैं। एग्जैक्टली, मुझे लगता है कि अगर इंसानियत का इस वक्त वजूद है ना दुनिया में, वो है ही सिर्फ इस वजह से कि हम दूसरे इंसानों की रहनुमाई करें। क्योंकि इबादत के लिए तो फरिश्ते भी मौजूद हैं, लेकिन इंसान ही इंसान के काम आता है और यही इंसानियत की महराज है। तो रहनुमाई जो है वो एक ऐसी खूबी है कि जो दूसरों के एतमाद को मजबूत करती है और माशरती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मददगार साबित होती है। आपके रवाबित आपस में एक दूसरे से अच्छे होते हैं तो आप सही रहनुमाई इंसान के अंदर जो है ना वो इखलाकी बसीरत और हमदर्दी को भी फ़रोग देती है। यानी कि आपने किसी दूसरे को गाइड किया है, लेकिन जो इसका जो डोपामाइन, जो हार्मोन्स है ना, वो आपके अंदर रिलीज होंगे, आप उसमें अच्छा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, क्योंकि यही इंसानियत के असल में अच्छा, ये इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का शऊर भी दिलाती है अफशीन, इसके और उसके किरदार को तो बेहतर बनाती है ताकि वो दूसरों के लिए एक मिसाली शख्सियत के तौर पर सामने आए और सामने वाले को भी एक बेहतर शख्स बनने में मदद करे। बिल्कुल। इसलिए दूसरों की दुरुस्त रहनुमाई करना सिर्फ ना एक अहम अमल है बल्कि एक अजीम इंसानी कदर है जो इल्म, इखलाक और खिदमत का हसीन इम्तिजाज पेश करती है। Exactly. तो हमेशा दूसरों को सही सिमत में गाइड कीजिए, उनको गुमराह नहीं कीजिए, क्योंकि यही चीज़ आपकी कामयाबी की दलील है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपसे कोई बात पूछ रहा हो, कोई रास्ता पूछ रहा हो, कोई सही मशवरा लेना चाह रहा हो और आप राह मजाक या उसको गलत गाइड कर दें, या फिर आपके दिल में उसके लिए कोई बुराई हो, तो आप समझें कि एक बंदे को अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा कि आप उसकी हेल्प करें, आप उल्टा उसके साथ बुरा करेंगे, तो ये आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत बुरा है। तो मिलजुल के अच्छे माशरे को फ़रोग़ देने के लिए अच्छे काम करें, नेकियां करें। जितना ज़्यादा आप नेकियां करेंगे, रहनुमाई करेंगे, लोगों की गाइडेंस देंगे, उतना ज़्यादा ये आपके लिए, अपने लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। तो अब चलते हैं कुछ रात भर की ख़बरों की जानिब। हम कुछ नेशनल इंटरनेशनल सतह पर आपसे न्यूज़ अपडेट्स शेयर करेंगे और जो हमारी पहली टॉप स्टोरी है वो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिक, जिन्होंने तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशगाबाद में तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात की है। और मुलाकात के दौरान जो है ना दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, ज़ाहिर है उसमें तिजारत, इक़्तिसादी रवाबित को मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया है। और वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल जंग के दौरान जो पाकिस्तानी शहरियों को ईरान से बाहिफाजत निकालने में ताउन पर तुर्कमानिस्तान के सदर का शुक्रिया भी अदा किया है। क्योंकि जब पाकिस्तान इसराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उसमें पाकिस्तानी शहरियों को ईरान से बाहिफाजत एवैक्यूएट करने में तुर्कमानिस्तान ने मदद की थी, तो इसलिए उस पर भी सदर का शुक्रिया अदा किया। तो देखिए, हर तुर्कमानिस्तान हो गया और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ काम आते हैं किसी न किसी पॉइंट पर, तो उनसे हमारे बाहमी रवाबित जो है ना वो अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। और देखें, कल इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात की, आज तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात। ये बैक टू बैक मुलाकातें हैं अफशीन। देखें, ये इस तरह के अभी का जो दौर है, दीन भी हमें यही सिखाता है कि मुस्लिम उम्मा को एक होकर जो है वो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब पाकिस्तानी वहाँ पर जब स्टक थे तो वहाँ से तुर्कमानिस्तान और कुछ ममालिक और भी थे जिन्होंने पाकिस्तानियों को जो है वो वहाँ से निकाल कर बिल्कुल हिफाजत जो है वो अपने मुल्क पहुँचने में मदद की। इस पे वज़ीर आज़म साहब का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो वहाँ गए और उन्होंने जो है वो उनका शुक्रिया किया। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि तुर्कमानिस्तान कराची और गवादर की बंदरगाहों को अपनी रसाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकता है,
तो मतलब आप ये देखें तुर्कमेनिस्तान को ये ऑफ़र भी किया वज़ीर आज़म ने कि आप कराची और गवादर की बंदरगाहों तक अपनी रसाई बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमने बिल्कुल दिल खोलकर, अपनी बॉर्डर्स खोलकर उनके लिए उनका इस्तक़बाल किया है, ना सिर्फ बल्कि उनको हमने पेशकश भी कर दी है। वज़ीर आज़म ने तुर्कमेनिस्तान के सदर को आइंदा बरस पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी है और इस मौके पर तुर्कमेनिस्तान के जो सदर हैं उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे और अमन एतमाद के बैनुल-अक़वामी फोरम में शिरकत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। और तुर्कमेनिस्तान के सदर ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ जो बाहिमी दिलचस्पी के मुताबिक शोबे हैं ना, जिसमें दो तरफा ताउन है और बायलैटरल ट्रेड है, इन सबको बढ़ाने के अज़म का इयादा भी किया है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और आजकल आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बढ़ती जा रही है। उनके साथ बाहमी ताल्लुकात, उनके साथ तिजारत, ये सिलसिला ना रुकने वाली जिसे कहते हैं अब राह पे अब चल चुके हैं हम। बिल्कुल माशाल्लाह, पाकिस्तान इज़ ऑन इट्स वे नाउ। बस वही कहते हैं ना कि एक सही क़यादत की ज़रूरत थी जो कि पाकिस्तान को मिल गई है। उसकी मिलिट्री क़यादत और उसकी जो पॉलिटिकल क़यादत है वो पाकिस्तान को मिल गई है। तो अब पाकिस्तान अपनी राह पर गामज़न है और माशाल्लाह हर नए मार्के सरअंजाम दे रहा है और मुख्तलिफ़ ममालिक से अपने सफ़ारती ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, क्योंकि ये सफ़ारती सतह पर हम अपने आप को जितना मजबूत करेंगे उतना ज़्यादा हमारे जो है हमारे मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट आएगी और हम दूसरों मुस्लिम जितने भी दुनिया के आलमी ताकतें हैं उनसे भी हम सर उठा के बात कर सकेंगे। बिल्कुल। और नेक्स्ट टॉप स्टोरी हमारे पास क्या है हसीब? बिल्कुल, पीटीआई दौरे हुकूमत के बाअसर समझे जाने वाले और उस वक्त के बरसरे इक़्तिदार पार्टी के सियासी हरीफों को जेल भिजवाने वाला फौजी अफसर बिलाखिर खुद शिकंजे में फंस गया। बिल्कुल, आपने देखा कल जो है बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेक हुई है, बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेक हुई है कि साबिक जो डीजी ISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई है। और मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिविल ट्रायल हो रहा है बल्कि मिलिट्री ट्रायल भी हमने अब देखा इस दौरे हुकूमत में। और इस इरा में मेरे ख्याल में जितनी भी जेंजी उन सब ने भी देख लिया होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप हो गई है या फिर जो सिविल है उनका सिर्फ ट्रायल नहीं बल्कि अब मिलिट्री ट्रायल भी देख लिया उन्होंने। तो पाक फ़ौज के जो शोबे ताल्लुकात आमा है उसके मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई है। अच्छा, इस पे ISPR का कहना है कि साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहेगा। ISPR के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलूस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और मुताल्लिका अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल हैं। अच्छा, ये इतने सारे इल्ज़ाम साबित हुए इन पर। मतलब इन्होंने अपने सर्विस के दौरान में जो उन्होंने कुछ की सरगर्मियाँ थी वो आप ये देखें कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी उन्होंने खिलाफ वर्जी की और जो अपने इख्तियारात हैं उसमें सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को नुकसान भी पहुंचाया। और मतलब इतनी ज़्यादा एक इस ओहदे पे फाइज होते हुए अगर इस तरह के मामला चलें तो उस पर सज़ा तो बिल्कुल लाजमी बनती है। और कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार अगर करार पाया गया है, अदालत की जानिब से दी गई सज़ा का जो इत्तलाक़ है 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। और ISPR ने बताया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए हैं और मुलजिम को दिफा का भी हक दिया है कि वो वकीलों की टीम मुंतखब करने का हक। एग्जैक्टली, तो ये भी हक दिया जाता है कि आप भी अपने दिफा में अपनी टीम जो है वकीलों की वो मुंतखब कर सकते हैं ताकि आपको जो कानूनी हुकूक हैं वो फराहम किए जा सकें। अच्छा, आप देखें कि ये आने वाली नस्ल के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की गई है। एक DG ISI ये एक बहुत ही अहम ओहदा होता है अफशीन किसी भी हम खासकर पाकिस्तान में एक बहुत ही बाअसर और पुरवकार शख्सियत जिसे कहते हैं बाअसर शख्सियत होती है ये। तो इस तरह के ओहदे पे फायज इंसान को सज़ा होना आने वाले नस्ल के लिए और पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और बेहतरी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। एग्जैक्टली। और इसी हवाले से बिलावल भुट्टो ने भी अपना बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी के वक्त के 2 फ़िरौन देखे हैं
एक उन्होंने बताया बानी पीटीआई और एक बताया कि फैज़ हमीद हैं जो कि मकफ़ाती अमल भुगत रहे हैं। और जैसा काम फैज़ हमीद ने किया, ये फैसला आइंदा के लिए मिसाल होगा। चिन्योट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर कोई बातचीत नहीं हुई। बदअमनी की सूरत में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। उनका कहना था कि फैज़ हमीद के खिलाफ मजीद तहकीकात और ट्रायल बाकी है। बानी पीटीआई ने गलत और इंतशार की सियासत को परवान चढ़ाया है। आज के फैसले से वाज़े पैगाम है कि फैज़ हमीद गैर कानूनी काम कर रहे थे। बानी के दौर में फरियाल तालपुर, मरियम नवाज को टारगेट किया गया। चेयरमैन अब देखिए ना, अब आप देखेंगे अफशीन, यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो एक प्रोपेगेंडा अवाम में देखा जा रहा था, जो एक इंतशार अवाम में जो जो एक गिला अवाम में देखा जा रहा था फौज को लेकर, वो गिला आज पूरा हो गया। जो था कि फौज की सियासत में शराकतदारी या सियासत में इंटरफेरेंस, आप देखें कि वो चीज़ अब होनी नहीं चाहिए। अगर अब भी होती है तो वो लोग बिल्कुल गलत पे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों ने ये भी देख लिया कि अब फ़ौज का जो अगर उसने सियासी को इंटरफेरेंस किया है तो उसकी सज़ा भी मिल गई है। तो बिलावल भुट्टो ने ये भी बताया है कि जो फरियाल तालपुर और मरियम नवाज़ हैं उनको बानी के दौर में टारगेट किया गया। तो आप ये देख रहे हैं ना कि मतलब उनके दौर में इनको टारगेट किया, तो अब इनके दौर में बानी पीटीआई की बहनों को या फिर उनके और सियासी जो रहनुमा हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो बस ये ओपोजिशन की सियासत तो चलती रहेगी और एक दूसरे को टारगेट करने का यहाँ पर अफशीन देखना ये है कि सियासत जो है वो मुल्की सतह पर एक जैसे कह लें आपके हमारे उसमें भी ऑफिस में भी होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है। इसी तरह कभी भी किसी भी दौर में कोई भी हुकूमत हो तो पर्सनली टारगेट करना मुनासिब नहीं हो रहा। तो फिर देखें ना, जब वो पावर में आएगा तो फिर डेफिनेटली वो अपना बदला लेगा। तो यहाँ पर यही है कि जब भी जो पावर में आता है तो जो ओपोजिशन है फिर उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। तो यही कहा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कि 27वीं तरमीम में आईनी अदालत बड़ी कामयाबी समझते हैं इसको, और वफाकी हुकूमत को दरपेश माली मुश्किलात का सबको अंदाज़ा है। बहरहाल आगे बढ़े। और अब ये माली मुश्किलात का सामना है, इससे थोड़ा सा डर मुझे भी लगने लगा। हर पाकिस्तानी जो शख्स है, हर पाकिस्तानी को इस बात का जो है वो खौफ, इस तरह के बयान पे एक खौफ पैदा हो जाता है दिल में कि अब हमारे ऊपर कौन सी जो है वो अज़ाब, कौन सी एक मुसीबत टूटने वाली। सही बात है। यही कुछ चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है। तो अल्लाह खैर करे, आने वाले वक्तों में अल्लाह करे कि सब बेहतर हो जाए। बात करेंगे हम फैज़ हमीद की कि ये एक इदारे के मुलाजिम थे। अगर किसी मामले पर फैज़ हमीद को सज़ा हुई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है। जब सियासी बात होगी तो इस पर भरपूर जवाब देंगे, ये कहना है बानी पीटीआई और पाकिस्तान और इदारों की मजबूती की जो बात कर रहे हैं। अडियाला जेल के बाहर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू की है और कहा है कि साहिब इख्तियार लोग अगर समझते हैं तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें। अब ये खुद बात करें मुज़ाकरात की, जबकि मुज़ाकरात के दरवाजे तो उन्होंने खुद बंद आप ये देखें कि उन्होंने बोला कि वो एक इदारे में शायद किसी तरह के मुलाजिम थे, वो डीजी थे, वो सरबराह थे ISI के। जिस तरह से इन्होंने बात की, इनका पाकिस्तान के, अगर मैं थोड़े से जो है वो दूसरे अल्फाज में कहूँ तो पाकिस्तान की सबसे बाअसर और पावरफुल शख्सियत थी वो उस टाइम पर। तो जिस तरह से इन्होंने इस चीज़ को सम अप किया है कि मुलाजिम थे एक इदारे के, तो दिस डज नॉट साउंड वेल। तो मुज़ाकरात का जो इख्तियार है बानी ने महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दिया है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात करें हमारे साथ, मतलब एक तरफ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया, दूसरी तरफ इन्होंने अपने एलचियों को बता दिया कि भाई ये हैं हमारे मुज़ाकरात के ऑप्शन, आप इनसे मुज़ाकरात करें। तो महमूद खान अचकज़ई के हर फैसले के साथ वो खड़े होंगे। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा है कि एक वज़ीर आला को अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा, और परसों बानी पीटीआई की बहनों के साथ जो हुआ वो वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर किया गया। ये उनका गिला शिकवा है ज़ाहिर है हुकूमत से। सबसे पहले तो अफशीन यहाँ पे देखना ये है कि वो एक सूबे के वजीर आला हैं, ठीक है। उनका पार्टी के इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस इतनी बनती नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पर आप मुज़ाकरात का तो कहा जा रहा है, लेकिन मुज़ाकरात हुकूमत तभी करती है जब आगे से मुज़ाकरात पे उस तरह से अमल पैरा हुआ जाए, ठीक है। लेकिन आप देखें अगर मुज़ाकरात के नाम पर या मुज़ाकरात की बात कर भी जो है वो इंतशार फैलाया जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार में हुकूमत भी बेवकूफ़ नहीं है।
सही बात है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि एक मुलाजिम को कहा ये इदारे के मुलाजिम थे, तो इसी तरह आप भी भाई इदारे के मुलाजिम हैं, आपको भी वज़ीर आला मुंतखब किया है लोगों के लिए। पब्लिक सर्वेंट है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक को सर्व करें, ना कि अपने पार्टी इंटरेस्ट को देखें और सिर्फ अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर ही आप इंतज़ार करें मिलने का। आपको चाहिए कि आप आवाम को सर्व करें जिसके लिए आप लाए गए हैं। तो बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को नाहक कैद में रखा गया है और ये लोग तस्दीक शुदा चोर हैं। जब हमारी हुकूमत आएगी तो इसका हिसाब किताब किया जाएगा। तो देखें ये वही चीज़ रिपीट होती रहेगी, आप आएंगे तो आप इनका एहतसाब करेंगे, ये आएंगे ये आपका एहतसाब करेंगे। आप तो ये देखें कि एक नस्ली लीडर और एक वफादार, अपने मुल्क से वफादार लीडर की पहचान ये होती है कि वो पहले बात करता है मुल्क की तरक्की और बका की, और उसके बाद फिर जो है वो इस तरह की अगर कोई बात बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी है तब की जाती है। लेकिन आप देखें इनके बयानात में, पीटीआई के बयानात में आपको कहीं भी मुल्क के लिए कोई बयान नजर नहीं आ रहा। Exactly. कि मुल्क की तरक्की के लिए क्या करना है। अब तो मेरे ख्याल मुल्क में को तो छोड़ें, हाँ। अब वो यहाँ तक कि अपने सूबे की तरक्की के लिए भी जो है वो इस तरह का कोई बयान जो है वो खास मंजर आम पर नहीं आ रहा आजकल। ठीक है, हमारी नेक्स्ट टॉप स्टोरी है डॉक्टर वर्दा कत्ल केस की, जिसके दौरान तफ्तीश हुई और सनसनीखेज इंकशाफ सामने आए। मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर के कत्ल का सौदा 1 करोड़ रुपए में किया। अब देखिए यहाँ पर भी एक मुलजिमा सामने आई है जिन्होंने डॉक्टर के कत्ल का सौदा किया 1 करोड़ में, और कत्ल का सौदा मुलजिम नदीम ने अहम मुलजिम शमरेज से 30 लाख में तय किया, और मुलजिम शमरेज ने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर वर्दा का गला घोंटकर कत्ल किया। ये कौन सी स्टोरी है हसीब, आपको इस बारे में क्या देखिए बिल्कुल, पुलिस ने मुलजिमा के शौहर की 5 दुकानें सील कर दी। कत्ल में इस्तेमाल होने वाली दोनों गाड़ियां पुलिस की तहवील में हैं। मरकजी मुलजिम शमरेज ताहाल गिरफ्तार नहीं हुआ है। अच्छा, एडिशनल आईजी एबटाबाद सोनिया शमरोज का बतौर मेंबर जेआईटी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सोनिया एक बहुत काबिल अफसर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टेड रही हैं। सोनिया शमरोज जेआईटी में डॉक्टर वर्दा केस की तहकीकात करेंगी। इसमें देखिए सोनिया को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। अच्छा। तो ये है कि सोनिया के आने से मुझे उम्मीद है कि इस केस में कई अहम इंकशाफात होंगे। लेकिन अफशीन यहाँ पर देखना ये रही है कि ये एक केस है, ये एक केस, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसपे हम काफ़ी जो है वो बात भी कर लेते हैं, तबसरा भी हो जाता है, लेकिन ऐसे कई अनगिनत केसेस हैं। आप और ख़ास कर जो आप पंजाब और सिंध को अगर थोड़ा सा उससे आगे की साइड पे जाएं तो थोड़ा इंटीरियर सिंध की साइड पे और केपीके में इस तरह के कई अनगिनत वाक़यात हैं जिनका जिक्र तक नहीं होता या जिनका किसी को पता तक नहीं चलता। तो इसमें बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। तो ये तो बेहतर जो आपकी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वही इस पे बेहतर लाए अमल तय कर सकती हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ें और कुछ बात कर लेते हैं ग़ज़ा की, जहाँ मुसलसल दूसरे रोज़ बारिश से इसराइली हमलों से तबाहाल जो फ़लस्तीनी हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है और कई इलाके इस वक्त सैलाबी सूरत हाल में हैं। मौसम सरमा की ये बारिश है, सर्दी की शिद्दत में आप सोचें कि वहाँ कैंप्स में कितनी मुश्किल हालात में ये लोग रह रहे होंगे, जहाँ पर बारिश भी है, दूसरा उनके कपड़े, उनके कैंप्स भी गीले हैं और ये बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों में पानी दाखिल हो रहा है और नाकाबिले बर्दाश्त ठंड भी है साथ में। तो जो पनाह गुज़ीन कैंप्स हैं वहाँ मौजूद जो 8 माह की एक बच्ची है वो भी जान की बाजी हार गई है। तो सोचें क्या अजाब होगा उन पर कि ना खाना ना उनकी रिहाइश और खुले आसमान के तले वो इस वक्त ठंड और बारिश का सामना कर रहे हैं। अफी यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि मैं तो जब भी गज़ा का नाम भी सुनता हूँ तो एक अंदर से एक बेबसी और शर्मिंदगी की लहर उठती है मेरे अंदर, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान होने के नाते मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। हमें ये तो देखें, हमें इस बात को बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए कि मेरी देखें आप ज़ुबान तक लड़कर आ रही है इस पे कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि इनके लिए क्या किया जाए। देखें अभी हसीब, आप जो द लीस्ट वी कैन डू हियर इज़ कि हम उनके बारे में ख़बर नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं वो ये है कि आप अपने दिल की आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वहाँ जो कुछ हालात वो लोग फेस कर रहे हैं वो ख़बरों की सूरत में हमारे सामने हैं और हम लोगों को तक के वो बात पहुंचा रहे हैं और लोगों को में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि हम अपने जो हमें ये
जगह मिली है, जो ये हम इस जगह के ज़रिए लोगों तक के अपनी बात पहुंचा सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर रहे हैं ताकि इसराइल की बर्बरियत सामने आ सके और जो गजा के मजलूम फ़लस्तीनी हैं उनके लिए लोगों के दिल से दुआ हमारा दीन हमें सिखाता है कि अगर आप किसी को कुछ गलत होते देखें तो आपका पहला फ़र्ज़ ये है कि आप उसको हाथ से रोकें। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो मुंह से रोकें, अगर मुंह से नहीं रोक सकते तो दिल से बुरा जाने। तो हम सिर्फ दिल से बुरा नहीं जान रहे, बल्कि अल्लाह ताला ने एक और मौका आपको दिया है कि आप ज़बान से भी इस चीज़ को कंडेम कर सकते हैं। तो ये जो मुसलसल बारिश है उससे गजा शहर में 5 मखदूश इमारतें भी गिर गई हैं और जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा इमदाद पर इसराइली पाबंदियों के बाइस 15 लाख बेघर फ़लस्तीनी अब भी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना उससे वो महरूम है। और इन मुश्किलात के बावजूद भी फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं। आप देखें इन बच्चों को, जब आप देखेंगे चलते फिरते तो आपको नहीं लगेगा कि ये दिल शिकस्ता है, बल्कि ये बहुत बहादुर कौम है। और फ़लस्तीनियों ने अपनी मदद आपके तहत इसराइली बमबारी से तबाह जो इमारतें हैं उनके सरिये निकाल निकाल के अपने लिए आर्जी पनागाहें बनानी शुरू कर दी हैं। तो इनका हौसला देखें जरा। इस मौके पे जो फलाही इदारे हैं, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो कॉल्ड बड़ी अहम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनली काम कर रही हैं। मसला ये कि वो आगे भी आए तो कैसे आए, क्योंकि इसराइल इमदाद रोक दे रहा है ना। आप ये देखें कि जंग बंदी मुआहदे के बाद भी इसराइल अपने ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। यही तो जुल्म है जो कि हम इस दौर में देख रहे हैं, इस दौर के फिरौन को। तो यूक्रेन की अगर बात करें तो इस जैसे तनाज़ात भी तीसरी आलमी जंग की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो रूस और यूक्रेन की जंग है उसकी बात करें हम, अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यूक्रेन रूस जंगबंदी के रोशन इम्कानात की सूरत में अपना नुमाइंदा जंगबंदी मुज़ाकरात में हम भेज सकते हैं। यानी कि मीडिएशन के लिए सदर ट्रंप ने एक सहूलत पैदा की है मुज़ाकरात की, जो कि रूस यूक्रेन में वो ज़ाहिर है वो, क्योंकि सदर ट्रंप के पास एक ऑनर आ गया ना कि वो तमाम जंगें रुकवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो बेशक वो नेक्स्ट नॉमिनी होंगे। दावा करते हैं कि मैंने बहुत सारी जंगें रुकवाई, बिल्कुल, और इसमें वो अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। तो देखें, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है उसके खात्मे से मुतालिक अमरीकी अमन मुआहदे पर बात करते हुए सदर ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन के जो सदर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके अलावा भी यूक्रेन के लोग इस मुआहदे के तसव्वुर को पसंद करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो हैरतअंगेज़ बात और जो एक तरह से आप कह लें कि वार्निंग साइन है, वार्निंग सिग्नल जो है वो ये है कि रशिया, चाइना और अमेरिका, ये 3 ऐसे ममालिक हैं कि दुनिया में कोई भी मुल्क आपस में लड़ते रहें। अच्छा। लेकिन अगर इन 3 में से कोई 2 ममालिक आपस में लड़ पड़े तो तीसरी जंग अजीम को कोई नहीं रोक सकता। तो ट्रंप ने यही बताया है कि अमन मुआहदे में 4 या 5 मुख्तलिफ हिस्से शामिल हैं और ये इसलिए पेचीदा है क्योंकि ज़मीन को मखसूस तरीके से तकसीम करना पड़ रहा है। सारी जंग ही समझे ज़मीन और यही टेरिटरी की है। तो यूक्रेनी सदर ने बताया कि अमेरिका ने इन्हें डोंबास में आज़ाद इक़्तिसादी जोन बनाने की तजवीज़ दी है और रूस भी डोंबास पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब वो अमेरिका बिल्कुल जो सबकी जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है ना, चाहे वो इसराइल है, रूस है, हर कोई चाहता है कि वो अपने जो दूसरे की ज़मीन है उस पर कब्जा करके अपने आप को वसी करते रहें। तो आप ये बात देखें अफशीन कि ये चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या वो रशिया हो या वो चाइना हो, इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को सुपर पावर कभी नहीं मानने को तैयार होगा। ठीक है, वैसे बताए दुनिया के लिए सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन कई जगहों पे अब आप रिसेंटली देखें जो गुज़िश्ता दिनों में चीन की तरफ से एक बयान सामने आया कि अमेरिका आपको हम पे हमला करने की बात करता है, तो चीन के पास अब ऑक्सीजन बॉम्ब द 51 और द 61, मुझे एक्यूरेटली उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर एटलीस्ट जो है वो 60 वो जो फिगर है उसी हिसाब से जो है वो एटॉमिक बम और एक हाइड्रोजन बम आ सकता है, जो किसी भी जगह को जो चीन ने दावा किया है कि वो किसी भी टारगेट को विदाउट इवन बीइंग इंटरसेप्टेड वो उसको हिट कर सकता है। तो चीन ने खुली धमकी दी है अमेरिका, यूएस को, अमेरिका को कि आप इस तरह की बातें ना करें, ये मामला हमारे लिए बहुत संजीदा है और इस पे हम इस पे हम जो रिएक्शन देंगे, जो जवाब देंगे वो भी उस हिसाब से होगा और अगर हमारा नुकसान होगा तो आप भी जो है वो उसकी सत में आएंगे। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। और आगे बढ़ें, अगर हम कुछ बात कर लेते हैं टूरिज़्म पैकेज के हवाले से, तो आज जो हम आपको जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं वो है लाल सुहानरा पार्क, जो कि खूबसूरत शहर बहावलपुर में है। आइए देखते हैं। भावलपुर
पाकिस्तान का खूबसूरत और तारीखी शहर बहावलपुर अपने शानदार माजी, कदीम तहजीब, दिलकश महलों, वसी सहरा और सरसब्ज शादाब मनासिर के इम्तिजाज की वजह से मशहूर है, जहां तारीख की महक और कुदरत का हुस्न एक साथ सबका इस्तकबाल करते हैं। अगर बात की जाए खूबसूरत मुकामात की, तो लाल सुहानरा पार्क का नाम सरे फहरिस्त है। सुहानरा पार्क पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिले बहावलपुर में वाक़ एक वसी और अरीज कौमी पार्क है, जो तकरीबन 1,53,000 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है और जनूब एशिया के बड़े नेशनल पार्क्स में नुमाया हैसियत रखता है। ये पार्क बहावलपुर शहर के मशरक में तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और सयाहों में बेहद मकबूल है, क्योंकि यहाँ सहरा, जंगल और पानी तीनों तरह के कुदरती माहौल एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। पार्क के अंदर थल नहर गुजरती है, जिसके बायस यहाँ कई झीलें और तालाब मौजूद हैं, जबकि इसकी जमीन मैदानी इलाका होने के साथ साथ 6 मीटर तक बुलंद टीलों पर भी मुश्तमिल है, जो हजारों एकड़ में फैले हुए हैं। लाल सुहानरा पार्क जंगली हयात के लिहाज से भी इंतहाई अहमियत रखता है, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और परिंदे बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। जंगली बिल्ली, हिरन, खरगोश, कलोर, सांप, कोबरा, छिपकलियाँ, औकाब, शाहीन, गिद्ध और रूसी उकाब समेत बेशुमार परिंदों की अक़साम मौजूद हैं। पार्क की झीलों और तालाबों में मछलियाँ और कछुए भी बड़ी मिक़दार में पाए जाते हैं, जबकि हर साल 10,000 से 30,000 तक आबी परिंदे यहाँ का रुख करते हैं, जिससे ये पार्क माहौलियाती तौर पर इंतहाई अहम मुकाम रखता है। ये पार्क अपनी हयातियाती अहमियत के बायस तहकीकी माहिरीन और सयाहों के लिए यकसा तौर पर पुरकशिश है। हुकूमत पंजाब ने यहाँ एक आलमी मयार की सफारी पार्क के क़याम का मंसूबा भी बनाया है। इसके अलावा नेपाल से लाए गए गेंडों की अफजाइशी नस्ल के लिए भी एक खुसूसी मरकज कायम किया गया है, जो पाकिस्तान में अपनी नौयत का मुनफरिद मंसूबा है। पार्क में 400 से जायद जंगली जानवरों और परिंदों की नस्ल में इजाफे के मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी हैं, जिनमें काला हिरन भी शामिल है, जो पाकिस्तान में तेजी से कम होता जा रहा है। अपनी कुदरती खूबसूरती, जंगली हयात की बहुतात और साइंसी और तहकीकी अहमियत की बिना पर लाल सुहानरा पार्क जनूबी एशिया के नुमाया तरीन कुदरती ज़खायर में शुमार होता है।